हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज से हम एक दूसरा नया सेशन हिंदी यानी कि समान हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए पूरे 50 से 60 प्रश्न या किसी किसी एग्जाम में ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक नए सेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है और दावा करते हैं कि जितना भी आप एग्जाम दिए होंगे, यदि आप मेरे सेशन को देखेंगे, इस बुक को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ से प्रश्न हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आपके बेहतर कंपटीशन फाइट के लिए हिंदी भाषा में यदि आपकी अच्छे स्कोर करने हैं तो आप इस आज से सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कम ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आप देख सकते हैं, कंठ तालु का अर्थ होता है जो कंठ और तालु जीभ के स्पर्श से, जब कंठ और तालु का प्रयोग करके कोई वर्ण बोला जाता है तो जीभ उसमें स्पर्श करता है, और ऐसे दो वर्ण होते हैं ए और ऐ। जबकि इस प्रश्न में ह, छ, ओ को ए को दिया गया है, तो ऑप्शन संख्या आपका डी सही हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण चार होते हैं। संयुक्त वर्ण चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिसमें कि आपके ऑप्शन में ग, ज, झ, ट दिया हुआ है, तो संयुक्त वर्ण छ यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। संयुक्त वर्ण छ, क और प्लस स को मिलकर के छ बनाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या सी छ सही हो जाएगा। संयुक्त वर्ण ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? जो दूसरे ध्वनि की सहायता से बोली या लिखी जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो व्यंजन जो दूसरे की ध्वनि की सहायता से यानी कि स्वर की सहायता से बोली जाती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। तो व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ यानी कि दांत से जीभ और ओठ का जब संयोग हो, जीभ और ओठ के कुछ योग से जो वर्ण बोला जाता है उस पे दांत पे दबाव आता है, असर आता है, तो उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। और ऐसा वर्ण व होता है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वह होता है क। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डॉक्टर हरिदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द, तत्पश्चात क, इसके बाद छ वर्ण आता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि क के बाद छ वर्ण आता है। कौन सा घोष वर्ण है? तो आप जानते हैं घोष वर्ण, सघोष और घोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जिस वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो जिस वर्ग का वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा होता है वह घोष वर्ण होता है। अर्थात जैसे क, ख सघोष वर्ण हो गया और ग, घ, अंग। तो इस प्रकार से
ख जो होता है वह दूसरा होता है, च तो पहले च वर्ण का पहला होता है, म प फ म देखिए जो है यह प वर्ग का तीसरा होता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन घोष वर्ण कहलाते हैं, यानी कि जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष वर्ण कहलाता है। हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ व्यंजन होता है, संयुक्त त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है। फ जो होता है वह संयुक्त व्यंजन नहीं होता है बल्कि सिर्फ व्यंजन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, क प्लस स छ संयुक्त व्यंजन होता है, त प्लस र त्र संयुक्त व्यंजन होता है, ज प्लस य ज्ञ संयुक्त व्यंजन होता है, और स प्लस र स्र संयुक्त व्यंजन होता है। इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। यह जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वे न स्वतंत्र वर्ण होते हैं न व्यंजन होते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण आता है, ध नहीं आता है, तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ध नहीं, ट वर्ग का सदस्य नहीं है। ट वर्ग के सदस्य हैं ट ठ ड ढ अण, ध जो त वर्ग का सदस्य है। विसर्ग है, विसर्ग क्या है? तो यह अयोग वाह होता है। अनुस्वार और विसर्ग दो अयोग वाह होते हैं, तो ये क्या है? अयोग वाह। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या अयोग वाह होते हैं विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार कौन होता है? जैसे कंस, क के ऊपर एक बिंदु होता है। विसर्ग क्या होता है? अंत, त के बाद दो, जिस वर्ण के बाद दो बिंदु बाद में आते हैं, अंत त के बाद दो बिंदु, वह विसर्ग होते हैं, तो ये अयोग वाह होते हैं। चलिए देख लेते हैं। विसर्ग और अनुस्वार अयोग वाह हैं, ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन। इनकी गणना स्वरों के साथ होती है, इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। चलिए, विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ होता है विश्राम या आराम, यानी कि जहां ठहराव हो वह विराम कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या आराम करना होता है, इसे ठहराव भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन, तो ल जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन होता है, ल। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। य और व जो है, जो य अब व होता है वह अर्धस्वर होता है, अर्धस्वर होता है। ल पार्श्विक व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। जीभ के बगल से हवा जब निकल जाती है जिस व्यंजन के उच्चारण में, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, तो वह ल होता है। जबकि झ जाता है, झ तालव्य सघोष महाप्राण है। च छ सघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। स तालव्य, तालव्य अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, जबकि ये और महाप्राण है, महाप्राण भी है। चलिए आगे हम और भी सघोष महाप्राण वगैरह के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो होता है ज और य से मिलकर बनाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए, ज्ञ ज और य के संयोग से बना है, यह एक संयुक्त वर्ण होता है। अघोष वर्ण का चयन करिए, तो अघोष यहाँ स है, जबकि च छ ज 3 4 5 घोष वर्ण में आते हैं, तो ज तो होगा नहीं। अ ह ये भी घोष, तो डी सघोष वर्ण होता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं। चलिए, डी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न, जैसे स में कोई कंपन नहीं है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जिसमें कंपन हो उसे घोष वर्ण, और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए अभी हम बताए ना, कंठ तालु, कंठ तालु यानी कंठ तालव्य से। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, कंठ तालव्य से। अभी
तो ए तथा ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, जबकि ओ का उच्चारण स्थान कंठस्थ है। तो ए और कंठ तालव्य ए ओ कंठस्थ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो च वर्ग पूरा च जितना भी होता है यहाँ तक वो तालव्य से, यानी कि तालु से, तालव्य माने तालु, और दंत माने दांत, त वर्ग दांत से होता है। तो ए कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ से, कंठ और ओ कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ से ओ होता है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है पश्च संवृत स्वर होता है। ऊ पश्च संवृत स्वर होता है, पश्च संवृत। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। ऊ देखिए, बोलिए आप, कंठ देखिए, जीभ के पछले भाग से ऊ बोला पाएगा। ऊ तो जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च, इसीलिए इसे पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार, ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है, संवृत स्वर। तो ऊ देखिए, जीभ ऊपर हो जाता है, ऊ, तो संवृत स्वर भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो बोला जाता है वो स्वर होता है, आज जो स्वर की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन होता है। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आकारांत, आकारांत। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। आकारांत का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं, जैसे बालक, बालक क, बालका। हिंदी वर्णमाला में अंक और अ क्या है? अंक और अ, अंक और अ क्या है? अयोग वाक। अभी हमने बताया कि ऊपर एक बिंदु हो और आगे दो बिंदु हो तो वह अयोग वाक कहलाता है। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अयोग वाक। हिंदी वर्णमाला में अंक और अ अयोग वाक है, संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो अ जो होता है, अ से लेकर के ये सभी स्वर होते हैं, और य जो होता है यह च वर्ग का है और यह व्यंजन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। यह व्यंजन है, शेषण स्वर है। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, ये देखिए सी जो है यह पूर्ण विराम, जो पाई पड़ जाती है, जब पाई पड़ जाती है आगे लाइन, जैसे राम जाता है के बाद पाई दे दीजिए, इसका मतलब वहाँ पूर्ण विराम, तो ये सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद, तो हंसपद जो होता है त्रुटि विराम, हंसपद को त्रुटि विराम भी कहा जाता है, त्रुटि विराम। चलिए आगे चलते हैं। त्रुटि विराम को हंसपद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, मोहन बाजार गया था, बीच में देखिए एरो लगा है, तो कल छूट गया। मोहन बाजार गया था, कल गया था, आज गया था, परसों गया था, 10 तारीख को गया था कि 15 तारीख को, ये छूट गया। तो जब यही त्रुटि, यानी कि बीच में मोहन के बाद विराम, त्रुटि विराम हो गई कि ये शब्द नहीं मिल पाया, तो त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बालक स्कूल से कब आया, कब, कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चीजें हैं। कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो बालक स्कूल से कब आया, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अतः इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है?
महाप्राण नहीं है, तो यह ज जो है महाप्राण नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, ज श्वास बहुत अधिक निकला, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण कौन कौन होते हैं? ख, घ, झ, छ, ठ, ड, ध, फ, प, फ, भ, ये सब क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो होते हैं, तो द्वितीय ख होता है, चतुर्थ घ होता है, द्वितीय छ होता है, झ चतुर्थ होता है, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये जो है सभी जो है द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण होते हैं और इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है बहुत ज़्यादा, श्वास की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण ज़्यादा श्वास, भाई हम ज़्यादा श्वास लेंगे तो जिंदा रहेंगे, कम श्वास लेंगे तो मर सकते हैं, अल्पप्राण हो सकते हैं। इसके अंतर वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम। तो शुरुआत अल्प प्राण से होता है, बच्चा एकदम बच्चा है, छोटा है बेचारा, उसको सेना है, शुरुआत करना है, तो प्रथम एक छोड़ दीजिए, तृतीया एक छोड़ दीजिए, पंचम, ये जो होता है अल्प प्राण होता है। और द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। अतः क, ग, अंग, च, छ, ये सब देख रहे हैं, ये सब प्रथम, तृतीय और पंचम है, तो अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। य, र, ल, व ये अंतस्थ भी व्यंजन होते हैं और अल्प प्राण भी व्यंजन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन नहीं बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि यह च, छ, ज तृतीय में आता है। अंतस्थ को भी ध्यान रखेगा, अंतस्थ और य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन ही होते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग क्या कहा जाए? वाक्य के अंत में, जैसे राम घर जाता है, आगे पाई दे दीजिए, पूर्ण विराम हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो अल्प विराम होता है, अल्प विराम होता है। देखिए अल्प विराम का ये हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से अल्प विराम यानी कि कॉमा हम अक्सर कहते हैं कॉमा, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है? तो ज जो है स्पर्श संघर्षी है। चलिए, ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 कौन कौन है? च, छ, ज, झ, य, यानी कि च वर्ग जो होता है यह 5, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। च वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब किसी कथन को आप ज्यों का त्यों लिख दें तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया जाता है, उद्धृत हो गया, तो वह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना चाहिए? आहा, तो यह जो है यह एक हर्ष बोधक शब्द है। आहा कितना सुंदर है, तो ये देखिए एक सी होगा, ये पाई और नीचे एक बिंदु टाइप का होता है। यही जो है जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय, इसे विस्मयादिक बोधक भी कहते हैं। जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय का बोध हो तो वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त वाक्य में विस्मत का बोध हो रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं।
2 अयोग्य वा होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल व्यंजनों की संख्या 33, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अयोग वाह 2, संयुक्ताक्षर व्यंजन 4 होते हैं। अब मूल स्वर 11 होते हैं, कुल मिलाकर के 52 वर्ण। निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है? उप विराम। तो उप विराम चिन्ह एक को देखिए, उप विराम 2 बिंदु टाइप का होता है, लेकिन एक बिंदु ऊपर होता है, नीचे कॉमा टाइप का होता है। उप विराम दोनों बिंदु, उप विराम का चिन्ह ये 2 बिंदु है। इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है। जैसे तुलसीदास 2 बिंदु दे दिए, एक महान कवि, इनका लिखना है नहीं, ऊपर आप देखे होंगे कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो ऊपर कबीरदास, फिर 2 बिंदु दे करके एक महान जो है कुछ भी कवि, तो यही जो है उप विराम होता है। चलिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए ये देखिए डैश का प्रयोग किया जाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, उसका डैश नहीं, डैश इंग्लिश में बोलते हैं, उसका नाम है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह तो देख रहे हैं डैश टाइप का योजक चिन्ह होता है। जैसे आप लिखते हैं माता पिता, तो बीच में माता पिता योजक चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। या द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास जो है हमेशा योजक चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन तो ह जो होता है, ऑप्शन संख्या सी, ह जो होता है वो संघर्षी व्यंजन होता है। संघर्षी यानी कि उष्म व्यंजन 4 होते हैं, तलाबे स, मूर्धनी स, दांती स और ह, तीनों स और ह। ये तीनों स और ह जो होता है वो संघर्षी यानी कि उष्म, यानी कि इनको बोलने पर स माने कि अंदर जिहा पर गर्मी महसूस हो रही है। देख रहे हैं, बोल के देखिए, श ह माने स मानी स, नीचे तालु और जिहा जो है जब स्पर्श कर रहा है तो संघर्ष हो रहा है, तो इसमें से उष्मा निकल रही है, इसलिए इसका नाम उष्म व्यंजन भी है। तो तीनों स और ह। आगे चलते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण तो अघोष वर्ण स। उपर्युक्त वर्णों में स अघोष वर्ण है। नाव की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के नाद एक जो है, नाद एक हिंदी साहित्यकार के पुराने महारथी हैं। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण होता है। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, स ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। तीनों स भी अघोष वर्ण होते हैं और तीनों स उष्म भी होते हैं। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। संकेत के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। यथा शब्द के 2 भेद हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। तो निर्देशक चिन्ह संकेत के लिए या रेखिका भी इसे कहते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए ये देखिए बी, एक बिंदु नीचे दिया होता है, वह संक्षिप्त रूप। जिन शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो शब्द का पहला अक्षर लिखने के बाद संक्षेपण चिन्ह एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये संक्षिप्त एक बिंदु। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो तीनों स और ह, तीनों स और ह उष्म व्यंजन होते हैं। डी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन है तीनों स और ह। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो छ से ड के बीच में ठीक पूछा है तो य होता है। य ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में य का अक्षर है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, जबकि तीनों स और ह उष्म व्यंजन है और छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है।
दीवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दीवा दिवस, दीवा दिवस, दीवा दिवस, ये देखिए इसमें दीवा दिवस का पूछ रहा है। दीवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। तो ये दो ठो जो चिन्ह दिया हुआ है, ये दीवा दिवस में रिक्त स्थान में प्रयोग होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है, ध्यान रखिएगा, जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है जो दूसरे शब्द का अर्थ होता है, तो वहाँ समानता सूचक चिन्ह, ये दो चिन्ह जो डैश टाइप के बराबर होते हैं, बराबर, ये इसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं, उसे समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। हिंदी के भाषा में शुद्ध, मैथ में बराबर कहते हैं, बराबर। तो समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है रिक्त स्थान पर। तो दीवा और दिवस का एक ही अर्थ होता है। दीवा माने भी डे इंग्लिश में, और दिवस में डे होता है। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लोप निर्देश का प्रयोग जब पूर्ववाद की पुनरुक्ति करनी हो, जब पूर्व ए सही हो जाएगा, जब पूर्ववाद की पुनरुक्ति करनी हो तो लोप निर्देश, ये देखिए, नहीं आप डैश डैश दे देते हैं माने कई ठो, तो इसका मतलब सोचा जाता है कि ये ऊपर जो लिखे हैं वहीं। तो जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोप चिन्ह, इसे लोप चिन्ह कहते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र ये होता है और स नहीं है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए, स संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। अध्ययन थोड़ा कर लीजिए हिंदी वर्णमाला। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि वह जैसे स्वतंत्र होते हैं। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण एक ठो हो गया, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर जो टुकड़े नहीं होते। क को क्या टुकड़ा करिएगा? तो जितने भी ख, प, ये सब टुकड़ा नहीं, प को प ही लिखा जाता है। और ये अक्षर या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, 35 व्यंजन, जिसमें 33 शुद्ध व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क वर्ग, क ख ग घ, च वर्ग, च छ ज ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ़। तो यहाँ पर ड और ढ, ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन? ड और ढ, ये जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो ड जो नीचे बिंदु होता है और ढ जो नीचे बिंदु होता है, वह द्विगुण व्यंजन कहलाता है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ह, म, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व। उष्म व्यंजन कौन होते हैं? तीनों स और ह। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ क स से, त्र तर से, ज्ञ ज ञ से और स्र सर से। इनके अतिरिक्त 2 अन्य अंक तथा अ अनुस्वार एवं विसर्ग हैं जो अयोग्यवा होते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इन्हें स्वर्ण वर्णमाला में दिखाया जाना उचित नहीं है। वस्तुतः ये स्वर न होकर स्वर मिश्रित व्यंजन है, जो पूर्ववर्ती स्वर के साथ ही उच्चारित हो सकते हैं। विदेशी भाषा से ग्रहण की गई ध्वनियाँ, जिन्हें तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं, समानता अरबी फारसी के लिए गए शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। वे हैं अ, क, ख, ग, झ, फ, किंतु अ, क, ख तथा ग का अब क्रम प्रयोग होता है। तो ज, फ क्या है? अरबी और फारसी प्रकार के वर्ण होते हैं। आ या उसकी मात्रा की सूचक शिरोरेखा पर लगा चंद्र चिन्ह, ये देखिए चंद्र, ऊपर चंद्र चिन्ह देख रहे हैं, चंद्र चिन्ह विवृत ओ का सूचक है। ये क्या है? चंद्र चिन्ह जो होता है वह विवृत ओ का सूचक होता है। कुछ अंग्रेजी शब्दों के देवनागरीकरण में इस विशेषक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, ऑफिस। तो ये ओ का सूचक होता है, विवृत ओ का। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। कल पार्ट 2 में आपका वर्णमाला पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा।
तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हिंदी का, इससे हिंदी के मैं वादा करता हूँ कि आपके 100 से 100% मैं जितना कंप्लीट कराऊंगा आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप बना करके अपने एग्जाम हॉल से आएंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके।